जीतने का है। योग कर, योग कर, योग कर, इंद्रियों को जीतने का सार योग है। योग कर, योग कर, योग कर, हो जो बिगड़ गया है आदतों से भोग की, जो बिगड़ गया है आदतों से भोग की, उस खराब स्वास्थ्य का सुधार योग है। नित्य जो करे इसे वे निरोग है। योग है इसी का नाम योग है। योग है इसी का नाम योग है। वेद में भी भेद सब लिखे हैं योग के। योग कर, योग कर, योग कर, हो चुके प्रयोग सब युगों में योग के। योग कर, योग कर, योग कर, हो जात पात भेदभाव धर्म से जुदा, जात पात भेदभाव धर्म से जुदा, सबके वास्ते है रास्ते ये योग के। जो हमें मिला है ये सुयोग है। योग है इसी का नाम योग है। योग है इसी का नाम योग है। योग पथ पे चल के ही मिलेगी चेतना। योग कर, योग कर, योग कर, चेतना की शक्ति से मिटेगी वेदना। योग कर, योग कर, योग कर, हाँ स्वयं पे वश चलेगा आपका सदा। हाँ स्वयं पे वश चलेगा आपका सदा। देखना समाज को मिलेगी प्रेरणा, वासना का करे जो भी योग है। ध्यान के प्रयास का ये बुद्धि के निवास का ये शक्ति के विकास का प्रयोग है। योग है इसी का नाम योग है। योग है इसी का नाम योग है। योग है, योग है, योग है, योग है, योग है, योग है। योग कर, योग कर, योग कर, योग कर, योग कर, योग कर। अनम्यूट करून टाका. राजेश खाली आला आहे. सुप्रभात सभी लोगों को. सभी को नमस्कार. भारतीय योग संस्थान दिल्ली महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग वार्ता क्रमांक 19 पॉलिस्टिक ओवेरियन डिसीज पीसीओडी और योग का क्या संबंध है, इस विषय पर आज वार्ता देंगे. हमारा मार्गदर्शन करेंगे श्रीमती डॉक्टर यामिनी अलसी. आप पश्चिम नागपुर जिला की क्षेत्र प्रधान हैं और इस डिसीज का योग द्वारा कैसे निवारण कर सकते हैं
इस विषय पर आप वार्ता करने वाले हैं। सर्वप्रथम हमारी संस्था का विधि विधान है 3 बार ओम ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र, पद्मासन, कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। लीजिए लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें। आज उपस्थित सभी अधिकारी एवं साधकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर यामिनी अलसी से निवेदन करूंगा कि वे आज की वार्ता की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर यामिनी अलसी। सुप्रभात सभी लोगों को। क्या मेरी आवाज आती है? आवाज आ रही क्या? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। ओके। आज सभी को मेरा सुप्रभात। आप लोगों ने मुझे संधि दी इसलिए मुझे, लेकिन आज मेरी तबीयत जरा डामाडोल है तो थोड़ा मैं शॉर्टकट करने वाली हूँ क्योंकि कल से मेरी तबीयत जरा बिगड़ गई है। एनीवे, आज का विषय है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड योगा। रोल ऑफ योगा क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरीज का डिसीज समझने के पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या है। हमारा गर्भाशय जो है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये गर्भाशय है, इसकी जो रहता है ये वजाइना है, ये सर्विक्स है और ये फैलोपियन ट्यूब्स रहती है और ये 2 अंडकोश रहते हैं, ओवरीज। ये इसमें से हर महीने में जब उसमें बहुत सारे एग रहते हैं फॉलिकल्स, और उसमें से जब ग्रोथ होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब एंडोक्राइन्स आते हैं, अंतःस्राव उसको बोलते हैं, तो उसकी ग्रोथ होती रहती है। और जब इसकी ग्रोथ होती है तो लेकिन कभी कभी जब उनकी इसमें ये, और फिर ये अंडा बाहर आता है, ये ग्रोथ हो रही है और इसमें से बाहर आता है।
तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और उसके बाद ये तभी ये प्रोजेस्टेरॉन शुरू करता है, तभी एंडोमेट्रियम पे ग्रोथ होती है। ये अंडा जो है ओवम, ये पिक्ड अप बाय फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस में जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन कभी कभी ये ओव्यूलेशन नहीं होता है, जो सिस्ट है वो अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा जो हार्मोनल्स है उसका जो इम्बैलेंस रहता है, तब ये बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं हम पॉलीसिस्टिक, उसके सिस्ट बन जाते हैं थोड़े से, और उसको बोलते हैं सिस्ट। तो ये जब सिस्ट बनते हैं तब हम लोग बोलते हैं इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी। अभी ये जो हम लोग बोल रहे हैं डॉक्टर से, उसका क्या ये है, तो एक तो है कि रेगुलर पीरियड्स आते हैं। निदान करने के लिए कम से कम 2 क्राइटेरिया उसमें होना चाहिए। एक तो है रेगुलर पीरियड्स, हर्सुटिज्म, यानी शरीर पर लेडी के पुरुषों जैसे बाल बढ़ते हैं, एक्ने होते हैं, और ओवरीज में सिस्ट होते हैं। जैसे अभी देखा है आपने, ये एक्ने है, ये बाल है जो पुरुषों के इसमें होता है बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, उसमें टेस्टोस्टेरोन है। और ये पॉलीसिस्टिक जब सोनोग्राफी करेंगे तब ऐसी दिखती है। और ये पीरियड आता है नहीं, क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये बाहर नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं अनाहुलेशन, और क्या बोलते हैं, अमेनोरिया। तो पीसीओडी का प्रभाव क्या होता है? एक तो अनियमित रस, जब लड़की बड़ी होती है प्यूबर्टी, तब उसके इसमें कम से कम 4 मिलियन ओवा रहते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो बाहर नहीं आते हैं। तो पहले 2 साल तो उसमें अगर अनियमित, क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस बराबर होना चाहिए, बैलेंस, वो होने के लिए टाइम लगता है। तो कभी कभी अनियमित रजिस्टर होता है, तो पहले 2 साल तो हम लोगों ने कुछ उसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि क्या होता है, लेकिन उसको एश्योरेंस देना है उसको। यूजुअली माताएं बहुत टेंस रहती है इसके लिए, अनियमित रजिस्टर, लड़की बड़ी हो गई और अभी तक 2 महीने हो गए, 3 महीने आया नहीं पीरियड, तो ये जब उसका जो नॉर्मल पैटर्न होता है वो करने के लिए उसको टाइम लगता है शरीर में। तो माता है तो उनको, क्योंकि आजकल की पीढ़ी में लड़कियां बाहर जाती है, तो ये माताओं की सर में वो दिमाग अलग अलग चलता है, तो जल्दी से लेके आती, मैडम अभी इसका आया नहीं, 2 कहने लगा। तो वी हैव टू वेट फॉर देम, वी हैव टू कंसर्न रिगार्डिंग रिएश्योरेंस, और ये करना है। फिर कभी कभी रजोरोध, अमीनोरिया होता है, जब आता ही नहीं है तो फिर रजोरोध यानी अमीनोरिया, पीरियड ही नहीं आता है, ये तो अनियमित रजस्टर हो गया, फिर आता ही नहीं है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन है, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है, उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो नहीं होता है डेवलप। तो उसके लिए ये जो ग्रंथि है, ये इंडोमेट्रियम, वो बढ़ते रहता है, लेकिन उसमें ये नहीं आता है शेडिंग जो रहता है, जो मासिक धर्म रहता है, वो जो महीने के महीने आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसमें लिए ये अमीनोरिया होता है, लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। फिर ओबेसिटी, जब बहुत मोटा हो जाता है, तो अभी ओबेसिटी यानी उसका पीसीओडी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आज की चीज लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में जो लड़कियां अभी आजकल ऑनलाइन सब काम करती है, स्कूल में भी जाते हैं तो ऑनलाइन रहता है, तो उनका एक्सरसाइज नहीं होता है, उनकी इसमें तो वजन भी बढ़ता है और खाने पीने की भी चीजों में बहुत अलग बात होती है, बाहर का खाना ज्यादा चलता है। तो मोटापा एक सिग्नल है, लेकिन वो कितना है क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। दूसरा है कि अगर वो रहते हैं कि उनको जब ये आता ही नहीं है पीरियड, और ओवरी से ओहम यूट्रस तक पहुंचता ही नहीं है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो संतति इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, क्यों संतति नहीं रहना। तो ये बहुत बड़ा, जब लड़की शादी करके जाती है और उसके उसमें नहीं आता है, तो एवरीवन इज वरीड। और उसके साथ साथ ही जब हम लोगों ने बोला है कि सब हार्मोन्स का जो बैलेंस रहता है, कोई भी ये रहा, तो हमारे जो शरीर में जो अंतस्राव है, इंडोक्राइन ग्लैंड से, उसका जो अगर संतुलन नहीं रहा, तो बहुत सारे ग्रंथियों में होता है, जैसे हाइपोथायराइड। अगर हाइपोथायराइड है, थायराइड का कम होना, तो उसमें भी वजन बढ़ता है। प्रोलैक्टिन, जब ये जो पिट्यूटरी से आता है, उसका भी आता है, उसमें ब्रेस्ट के थोड़े से सिक्रीशंस बढ़ते हैं। फिर
अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो बाद में होता है कि डायबिटीज, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण उनका वजन बढ़ता है और डायबिटीज के लक्षण ज्यादा जस्ती है। और हमने बताई है कि हर्सुटिज्म और एक्ने, ये जो चेहरे पे बाल रहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन, जो अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का ये होता है, जो पुरुषी हार्मोन है। हमारे स्त्रियों के शरीर में भी थोड़ा रहता है लेकिन कम इसमें रहता है, लेकिन पुरुषों की इसमें ज्यादा रहता है, तो इसलिए हर्सुटिज्म और ये लेता है। और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल, क्योंकि ये मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि क्या हो गया क्या नहीं, और ये सब जो भी कारण हमने बताया है उसमें साइकोलॉजिकल मानसिक तनाव बहुत रिस्क में होते हैं। और जब अगर वो बहुत दिन और उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराई और वो एंडोमेट्रियम पे वो एस्ट्रोजन का एक्शन होते रहा, तो हो सकता है कि कैंसर ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम भी होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी का बताया। तो हार्मोनल चेंजेस मैंने अभी बताया कि 5 से 10% वुमेन इन इंडिया दे सफर फ्रॉम पीसीओडी एजेड बिटवीन 15 एंड 45। रिप्रोडक्टिव पीरियड जो रहता है उसी में इनका ये अपने को मिलता है। इनफर्टिलिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, क्योंकि हाइपरटेंशन भी होता है इनको, कोलेस्ट्रॉल एब्नॉर्मलिटीज, लिपिड प्रोफाइल भी बहुत है, और इंक्रीज एंडोमेट्रियम कैंसर। बीएमआई तो हमने पहले भी बताया है कि जिनका ओबेसिटी है, ओवरवेट है, तो उनको कंट्रोल ही करना चाहिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पीसीओडी के लिए? पहला तो है रिड्यूस वेट, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका कारण वेट है या नहीं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, जो हमने पहले ही बताया कि डाइट में थोड़ा कम फैट, कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन ज्यादा, और बाहर का खाना, मैदा वगैरह जो रहता है, मैदे के आजकल बहुत हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, तो उसमें जो है, और ऑयली चीजेस, तो उसमें भी है। इसीलिए फल और सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, और जो अवेलेबल है अपने यहाँ वही फल खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से आएंगे तो उधर से दूसरे कंट्री से हम लोग फल मंगाएंगे और तभी हम लोग खाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है वो हम लोग खाना चाहिए। फिर कॉस्मेटिक, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि कॉस्मेटिक, जिनको बाल बड़े हैं, तो अगर वो कुछ ट्रीटमेंट भी है, लेकिन कॉस्मेटिक यानी जैसे ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो वो वहाँ की कर सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट कर सकती है, तो उनके यहाँ बालों की कमी होती है। कंसल्ट, और ये जो रहते रेगुलर इरेगुलर साइकिल्स और इनफर्टिलिटी, ये तो अपना मन से नहीं होता है, ये तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, जो भी है, क्योंकि उनके लिए इरेगुलर साइकिल्स है बच्चों के, तो पहले 2 साल तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर रेगुलर होने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन की दवा है, तो उसके कारण उसका होता है। और इनफर्टिलिटी, जब अंडा नहीं आता तो उसके लिए भी अलग से ट्रीटमेंट होती है इनफर्टिलिटी के लिए, ताकि जैसे जो अंडा है वो बढ़ना चाहिए, उसमें से आना चाहिए या कलेक्ट करना चाहिए अंडा, और फिर यूट्रस में डालना। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं दूंगी। एंड ट्रीट द कॉज, क्या है, ऐसा नहीं है कि हमको इसे तो क्यों हो रहा है ये सॉल्यूशन, तो उसको कारण हमने ढूंढना चाहिए। और साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लड़की का लाइफ और औरतों का बहुत डिस्टर्ब होता है। घर में भी सब लोग बोलते हैं इसको बच्चा नहीं रहा, ये नहीं रहा, सो दे हैव टू बी वेरी कंट्रोल, और उनको उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी रोल ऑफ योगा इन पीसीओडी, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हमने देखा है कि प्रोजेस्टेरॉन यानी हार्मोन्स देकर हम लोग करते हैं या आईवीएफ करते हैं, लेकिन हेल्थ इन योगा क्या करता है, जब एक दिन में नहीं होता है योगा का काम, वो हम लोग अगर वो स्टाइल अगर ये करते हैं, योगा हम अंगीभूत करते हैं, तो फिर हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि वेट रिडक्शन है, उसका रेगुलर लाइफ चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, जो उसका जो इरेगुलर अभी है लाइफ स्टाइल, लड़कियों का भी आजकल कभी भी उठते हैं, कभी भी खाना खाते हैं, कभी भी सोते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो जो लाइफ स्टाइल है वो हमें उसको चेंज करना है। तो जब लोग योगा करने लगते हैं तो एक अपने आप उनके घर इसमें लाइफ स्टाइल में चेंजेस होते हैं, एक दिन में नहीं होता है, ये रेगुलर करना पड़ता है, तभी वो उसके लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं। और ये इंसिस्ट करना चाहिए उन लोगों को कि आप ये करो। फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, योगा करते हैं तो उनके बहुत सारे प्रेशर मैं बाद में बताऊंगी। और प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं जैसे, तो उसका
एकदम तो डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का खाने पीने का, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा तो डेफिनेटली डायबिटीज, हाइपरटेंशन इसका कम होगा और रिड्यूस टेंशन, डिप्रेशन भी कम होगा। अभी योगासन, बहुत सारे आसना है। एक ही आसन से कोई अपना ट्रीटमेंट नहीं होगा या अपने को उसका असर नहीं होगा। सो बहुत सारे आसन है, जो अर्धचंद्रासन है, अश्वत्थानासन है, सर्वांगासन है। सूर्य नमस्कार में 3 जैसे कि एक तो अश्व संचालनासन है, हस्त पदोत्तानासन है, भुजंगासन है। तो ये जो आसन है उसके कारण अलग अलग इसका जो हमारे पेट के इधर जो आता है, जननेंद्रिय की जो ग्रोथ, वहाँ ब्लड सप्लाई अच्छा होता है और उसकी ग्रोथ होती है। नॉट ओनली दिस, उसके साथ लाइफस्टाइल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके कारण हमारा ये हो सकता है। वैसे ये जो है हमने किया योग मुद्रा, कमर चक्रासन या तितली आसन, इसमें भी अपने जंघाओं में ये होता है, वहाँ की जो लूज होते हैं जॉइंट्स, तो उसमें भी उसका बहुत असर हो जाता है। ये भी सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन में भी हम लोग उसका जो हम करते हैं तो उसमें भी उसका गर्भाशय भी उसका परिणाम होता है। जो भी हम लोग आसन करते हैं, जहाँ भी पेट का या होता है वहाँ उसका होता है, और इन जनरल पूरे बॉडी में उसका होता है। एक आसन से या एक ही करने से कोई भी कौन सा भी बीमारी नहीं जाती है। तो वी हैव टू, क्योंकि उसके साथ साथ हमें सूक्ष्म व्यायाम जो है, क्योंकि हम लोग बैठे बैठे काम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम में हमारी बॉडी लूज होती है, हमारे जॉइंट्स जो स्टिफनेस है वो कम होता है। और हमारे कम करने के, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठे बैठे काम कर रहे हैं, फिर कमर में दर्द हो रहा है, हम लोग जाते नहीं है, अरे नहीं बहुत दर्द है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाती वॉक के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज है हम लोग करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। ये भी कुछ आसन है, पादहस्तासन, चक्रासन, हलासन, ये बहुत अच्छे हैं यूट्रस के लिए, आपने ये इसका करना चाहिए। और शवासन, जो हम लोग योगा करते हैं, तो शवासन में भी मानसिक अपना शरीर ढीला हो जाता है पूरा, और मानसिक हमें टेंशन जो है वो कम हो जाता है, और पूरी बॉडी को हम लोग रिलैक्स करते हैं, हमारे प्रेरणा मिलती है कुछ काम करने के लिए। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आसन है शवासन। फिर प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब है कि ऐसा ये नहीं है कि हम लोग इसके करें, बहुत सारे हैं प्राणायाम, क्योंकि हमारी फेफड़ों की ये होना चाहिए, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छे से जाना चाहिए, उसका एक्सपेंशन ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि वहाँ जो करेंगे तो ऑक्सीजन यानी प्राणवायु युक्त खून हमारे पूरे बॉडी में जाएगा, और वहां से करें तो ये बहुत अच्छा ये है। उसमें से स्पेशली अपने लोअर गर्भाशय या लोअर जननेंद्रिय के लिए अग्निसार, कपालभाति और उज्जयी, मैं ये बताऊंगी कैसे करते हैं, लेकिन आप सबको मालूम है, आप लोग यहाँ आते हो करते हैं, तो ये दोनों तीनों इसके लिए ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, वो भी करना ही चाहिए। तो इसके लिए ये भी बहुत हेल्पफुल है। और सबसे ज्यादा ध्यान, ध्यान का मतलब है हम लोग बाहर की जो दुनिया से जो कहते आप, अभी हमारी ध्यान पे बहुत वार्ता गोष्ठी चल रही है, तो आप लोगों को ध्यान के बारे में मालूम है, लेकिन इससे हमारा बाहर की दुनिया से ना अंदर हम लोग पहचानते हैं, हमारा जो टेंशन है ये है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग अपने इसमें बहुत चीजों में हम लोग हैं। तो ये ध्यान भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि हम लोग क्योंकि ये लोग पीसीओडी वाले औरतें हैं, उनको बहुत टेंशन रहता है, उनको अगर ध्यान हम बराबर सिखाएंगे, और ये जो भी मैंने आसन बताए हैं अगर वो अच्छे से होते हैं, तो हम लोग उसका भी इलाज कर सकते हैं। क्योंकि उसका जो टेंशन है, टेंशन के कारण भी बहुत सारे अपने हार्मोनल्स बैलेंस नहीं रहते हैं, संतुलित नहीं रहते हैं। इन शॉर्ट, हम पॉलिसिस्टिक ओवरी का मैंने बताया है कि मैं पीसीओडी में रेगुलर पीरियड रहते हैं, ओबेसिटी, हिर्सुटिज्म, इनफर्टिलिटी, और ट्रीटमेंट में रिड्यूस वेट, नो जंक फूड, एक्सरसाइज या योगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ, कॉस्मेटिक यूज, और ट्रीट द कॉज, यही बताया है। योगासन में बताया है, यही मैं शॉर्ट में आपको बताई हूँ। धन्यवाद, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आज मेरी तबीयत बिल्कुल
नॉट इन अ गुड कंडीशन। कल से तो मैंने सो के ही रही हूँ, तो भी आपने यहाँ मुझे बुलाया और मुझे दिया, और मैं अपने ट्रैफिक पार्क की सब साधिकाओं को, उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया है आसन का फोटो निकालने के लिए दिए हैं, उसके लिए मैं उनकी सबकी धन्यवाद देती हूँ। और पटेल साहब, आपको जो भी कहना है आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसका ये किया है। क्योंकि पीसीओडी का ट्रीटमेंट ऐसा एकदम ये नहीं है कोई कि एक ही है और हम लोग दवा ले लिए या एक आसन है ये करने से होगा। तो वी हैव टू हैव कंपाइल पूरा एक करके ही उसका ट्रीटमेंट करना है, एक दिन में नहीं होगा है उसको। हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, हमारा वेट करना है, तो लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीओडी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने शॉर्ट में सुंदर सरल शब्दों में हमें मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। अब मैं डॉक्टर राजन पटेल से निवेदन करूंगा कि वे अगर कुछ बोलना चाहते तो हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राजन पटेल। डॉक्टर यानी आंसी, एक गायनेकोलॉजिस्ट में बहुत ही अच्छा उनका ये है, कंसल्टिंग है ये, और पूरी स्त्री रोग पूरी उनका पूरा मास्टरी है, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने कहा। क्योंकि पॉइंट्स ऐसे रहते हैं कि जो, और इसमें गायनेकोलॉजी में खास करके स्त्री रोग में हार्मोन्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा रहता है, और हार्मोन्स की वजह से ही ये सभी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन्स करने के लिए आपको थोड़ा सा हार्मोन्स क्या रहते हैं इसको भी थोड़ा सा मैं बोलूंगा। और इसका केंद्र जो है, हार्मोन कहाँ से कंट्रोल होते हैं, तो हमारे अंदर की ये जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के पीछे 1.5 इंच पीछे पिट्यूटरी ग्रंथि रहती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, और ये जो हार्मोन्स है ये कंट्रोल करते हैं मेल ऑर्गन्स को भी, फीमेल ऑर्गन्स को भी हार्मोन्स की वजह से सक्रिय इनको प्रभावित करते हैं। आज का जो विषय है ये पीसीओडी। बहुत ही लड़कियां आजकल प्रॉब्लम में रहती है कि पीसीओडी की वजह से, क्योंकि उनको एक तो मेंसेस बराबर नहीं आते, मेंसेस कम आते हैं, टेंशन रहता है, लाइफस्टाइल अलग अलग है, और बाद में शादी के बाद में बांझपन आ जाना, बच्चे पैदा नहीं हो सकते, और लाखों का खर्चा हो जाता है। ये खर्चा बचाना हो तो आपका लाइफस्टाइल बराबर होना जरूरी है। अभी लाइफस्टाइल में खास करके एक तो आपकी जो कुछ दिनचर्या है, ये दिनचर्या बराबर होनी चाहिए। दिनचर्या यानी सुबह से शाम तक जो कुछ आप काम करते हैं उसकी दिनचर्या जो है वो बराबर होनी चाहिए। दिनचर्या बराबर हो तो आपका काम, आधा तो काम हो गया ऐसे नहीं। बाद में आपका हार्मोन्स कभी कभी कम हो जाता है, जो हार्मोन्स ज्यादा होने चाहिए वो कम हो जाता है, और ये कम होने की वजह से कई तरह के होते हैं। इसमें फिर कभी कभी ज्यादा बढ़ गए, हार्मोन ज्यादा बढ़ गए या कम बढ़ गए तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ये डॉक्टर यामिनी आलसी ने खास करके बताया कि बाल कैसे उगते हैं, फिर ये बाल यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। आंखों की जो बड़े, ये भी आंखों के बाल ये है, ये बड़े बड़े हो जाते हैं। आवाज में भी फर्क हो सकता है, एमसी इरेगुलर हो जाती है। ये जो सभी आप ये कम हो जाते हैं, हार्मोन्स के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, तो वह प्रॉब्लम आता है, और ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन यानी क्या, ये भी समझना जरूरी है। डॉक्टर यामिनी आलसी ने जो फिगर दिखाई थी ओवरीज की, ओवरीज के बाजू में 2 ट्यूब्स रहती है जिसको फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। ट्यूब्स के नीचे से ओवरीज यहाँ नीचे रहती है, 2 ओवरीज रहती है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। हर महीने में एक एक ओवरी से ओवम निकलता है, या दूसरी भाषा बोले तो अंडा निकलता है।
बहुत ही माइक्रोस्कोपिक रहता है ये। और ये फर्टिलाइजेशन तभी होता है कि जब भी इसमें स्पर्म्स के साथ में उसका मिलन हो जाए तो इसके फर्टिलाइज होके वो गर्भ तैयार हो जाता है। समझो ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं, अंडा तैयार हुआ ही नहीं, तो स्पर्म्स का कोई फायदा ही नहीं। गर्भ कभी रहेगा, स्पर्म और ओवम उसका दोनों का योग हो तो ही ये तैयार होना है। अभी ये सभी प्रॉब्लम होने के बाद में ओवम तैयार करना कैसे जरूरी है, और ये भी महीने महीने को कैसे जरूरी है। एक महीने में ये इस साइड से आता है, एक महीने में ये साइड से आता है, अल्टरनेटिव हो सकता है, कभी कभी इसमें वेरिएशन भी हो सकता है। ये ओव्यूलेशन होना बहुत ही जरूरी है और ये डिपेंड करता है एज फैक्टर। जब तक लड़की 18 साल की 16 या एमसी जो पैदा करती है जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं, लड़की बड़ी होके स्त्री में उसका रूपांतर होता है, तब तक उसका ओव्यूलेशन होता ही नहीं। और एक बार पहले 1-2 साल प्यूबर्टी होने के बाद में ओव्यूलेशन इरेगुलर रहता है, एमसी इरेगुलर रहती है। इरेगुलर रहने से माता एक टेंशन में आ जाती है कि अरे ये ऐसा हुआ, भाग दौड़ करके डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर रीअश्योरेंस देते हैं कि आपको कुछ हुआ नहीं है, दवा की भी जरूर नहीं रहती। कभी कभी साइकोलॉजी की वजह से उनको दवा देनी पड़ती है साइकोलॉजी ट्रीट करने के लिए, वो बात अलग है, मगर जरूरत ही नहीं रहती। जैसे जैसे हार्मोन का बैलेंस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि समझो एक तालाब है, तालाब में पानी स्थिर तालाब है, सिर्फ पानी बिल्कुल हिलता नहीं है, शांति से है। इसमें एक पत्थर डाले तो क्या होता है, पूरा पानी गड़बड़ हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है। और ये नॉर्मल करने के लिए तुरंत तो नॉर्मल नहीं होता, धीरे धीरे वक्त से ही धीरे धीरे पानी वापस नॉर्मल होने लगता। यही एग्जाम्पल हमारा हार्मोन्स का है। हार्मोन्स रेगुलर सीक्रेट हो रहे हैं तब हमारा बैलेंस बराबर है, मगर हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन, हमारे डेली जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं, ये जो कुछ है ये करने की वजह से हमारी एमसी प्रभावित होती है। और एमसी प्रभावित होने से कभी कभी ओव्यूलेशन होता ही नहीं, या ओव्यूलेशन डेवलपमेंट भी बराबर नहीं होता। अभी ओव्यूलेशन बराबर डेवलप नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बांझपन आता है। माताएं तुरंत तकलीफ में आ जाती है कि नहीं मेरा ये बच्चा ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुरंत इन्हें बहुत ही उनको ये रहता है। ये सभी ना होने के लिए, हमारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो मेरा माइंड स्थिर होना जरूरी है। व्यायाम करेंगे मन स्थिर नहीं होगा, क्योंकि व्यायाम में गति है, व्यायाम में स्पीड है। और योग में क्या है, योग में शांति है, मन स्थिर है, स्थिर करना सीखते हैं, आंखें बंद करना सीखते हैं। क्योंकि कई साधक, हम जब योग करते हैं तो हम बोलते हैं साधकों को कि आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखने का मतलब है कि हमारी पांचों जो ज्ञानेंद्रियां है, ये ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिया है, आंख, नाक, कान, जीवा और ये त्वचा। ये त्वचा, ये सभी जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, ये हमारे बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में रहती है। बाहर क्या चल रहा है वो हमें ज्ञान करवाती है। ये आंखें बंद करने से ऑलमोस्ट सभी ज्ञानेंद्रिया काम कम कर देती है। इसका एक खास करके उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत ही आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। इस समझो मैं आंख बंद करके ध्यान कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, आसन कर रहा हूँ, एकाग्रता से कर रहा हूँ, और कोई नहीं मेरा हाथ पकड़े, ये त्वचा का ज्ञानेंद्रिय, त्वचा ज्ञानेंद्रिय, हाथ पकड़ा, ये टच सेंसेशन। यदि मैंने टच सेंसेशन किया, आंखें बंद है तो बिल्कुल कुछ नहीं हुई, ये टच किसका है ये भी मालूम नहीं, मगर खाली आप आंखें खोलेंगे
और सामने देखेंगे अरे मैं भारत के प्रेसिडेंट से मैं हाथ मिला रहा हूँ, तुरंत अंदर के हार्मोन्स की गड़बड़ चालू हो जाती है, एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है और तुरंत पूरे हार्मोन का बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। पूरे आंखों कान सब जगह जो ज्ञानेंद्रिया है, ये ज्ञानेंद्रिया पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, एकदम एक्साइट भी हो सकती है, डिप्रेशन भी आ सकती है। ये इसके लिए आपका जो पांचों ज्ञानेंद्रिया ये सम होना जरूरी है। और ये सम कभी होती है जब भी हम योग करते हैं। और योग करते समय जब भी यहाँ खास करके यामिनी डॉक्टर यामिनी अलसी ने कुछ आसन बताए, ये आसन का थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल जा सकता हूँ। एक तो तितली आसन, दिखने में सिंपल आसन। आप यामिनी जी आप उसका ये पोजीशन करिए कि आसन का मैं बोलूंगा तभी आप पोजीशन करते जाइए। जब भी मैं बैठता हूँ सीधा बैठता हूँ और दोनों हाथों की वजह से दोनों पैर के तलवों को पकड़ता हूँ और अंगूठे को पकड़ते हुए नजदीक लाता हूँ। जब भी मैं नजदीक लाता हूँ और पैर की क्रिया ऊपर नीचे हम जब भी करते हैं तो ये मतलब है क्या 2 मिनट चाहिए। हाँ यहाँ मुझे बराबर है। अभी कौन सा तो एक आसन लीजिए आप, समझो अभी पहले हाँ बस ये यही रखिए आप, ये आड़ी तो ठीक होता था, हरकत नहीं है। मगर आपको ये आसन कौन सा है? योग मुद्रा है। योग मुद्रा जो है यहाँ जो ये योग मुद्रा है, ये योग मुद्रा खास करके हम जब भी मांडी डाल के बैठते हैं या सुखासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं और बाद में दोनों हाथ के पीछे हो जाते हैं तो मेरे दोनों पैरों के अंदर का भाग का जंघाओं की भाग खींचा जाता है। खास करके पेल्विक रीजन जो है वो खींची जाती है। पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गन्स धीरे धीरे लचीले होने लगते हैं, वहां का हार्मोन्स का सिक्रेशन धीरे धीरे बराबर होने लगता है। बाद में जब मैं आगे की ओर झुकता हूँ तो मेरे ये ऑर्गन्स प्रेस होने लगते हैं, दबते। ये दबाव खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बोला यहाँ कि ये जो तितली आसन है, तितली आसन में मैंने दोनों पैरों के तलवों को सामने की ओर करते हुए देखिए और उसके हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे नजदीक की ओर लेके आए। जितना हो सके उतना नजदीक जाएंगे तो ये पेल्विक रीजन का जो भाग है वो खींचा जाता है। पेल्विक रीजन में खास करके मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फिर महिलाओं में यूटेरस, ओवरीज, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो सभी है यहाँ रहते हैं और वो खास करके प्रभाव में। तो जब भी मैं घुटनों को शरीर के नजदीक लाता हूँ और नीचे लाता हूँ, नजदीक लाता हूँ और नीचे लाता हूँ, दोनों को एक साथ करता हूँ तो यहाँ का भाग बहुत ही अच्छी तरह लचीला होता है। यही क्रिया खास करके तीसरा जो आसन है, ये जो तीसरा आसन है, ये आसन कमर चक्रासन है। कमर चक्रासन में यहाँ देखिए ये पैर का तलवा तना हुआ है सामने की ओर, सामने की ओर तना हुआ है, मेरी ओर नहीं है, ये सामने की ओर तना हुआ है। और ये हाथ से मैंने पैर के अंगूठों को पकड़ा है, दूसरा हाथ पीछे की ओर ले लिया है और जितना हो सके उतना मैंने लेफ्ट साइड में के अवयव को दबाया है। लेफ्ट साइड के अवयव को दबाइए, लेफ्ट साइड बाई बार वहां मैंने दबाया है। फिर धीरे धीरे हम राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड के अवयव दबते हैं पेल्विक रीजन में खास करके। बाकी पीठ दबती है, छाती दबती है, वो बात अलग है। आज का विषय है, ये विषय के लिए खास करके यहाँ का जो विषय है यही विषय खास करके ये और ये जब भी मैं दाएं बाएं एक लयबद्ध स्थिति में बिल्कुल गड़बड़ ना करते हुए, बिल्कुल झटके ना देते हुए करेंगे तो मेरे पेल्विक ऑर्गन्स खास करके प्रभाव में रहेंगे। अगली स्लाइड दिखाइए।
सुप्त वज्रासन बहुत ही सुंदर आसन है। वज्रासन में बैठते हुए वज्रासन में सो जाना, इसको हम सुप्त वज्रासन बोलते हैं। सुप्त वज्रासन में धीरे धीरे पहले एक कोने का सहारा लेते हुए बाद में दूसरी कोने का सहारा लेते हुए लेट जाते हैं, पीठ पर लेट जाते हैं और दोनों हाथ के हथेलियों को सिर के पीछे ले जाते हैं। कभी कभी हम आगे भी कर सकते हैं, जितना आगे करेंगे तो यहाँ का पेल्विक रीजन का भाग है वो ज्यादा खींचा जाएगा, प्रभाव ज्यादा मिलेगा। यहाँ भी ये जब मैं हाथ ऊपर की ओर लेता हूँ तो यहाँ खींचा होता है, तो ये खींचा पेल्विक रीजन पर। यहाँ खास करके सुप्त स्थिति में हमने लेट गए हैं तो इस स्थिति में खास करके घुटनों पर बहुत ही अच्छी तरह खींचा होता है, जंघाओं पर भी बहुत ही अच्छी तरह खींचा होता है। और ये खिंचाव बराबर रहे तो ही यहाँ पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स प्रभाव में आते हैं। इसके लिए आपको सुप्त वज्रासन में जिसको जमता है उन्होंने ही करना है, जिनको घुटनों की तकलीफ है ये आसन ना करें। आगे की स्लाइड दिखाइए। ये जो स्लाइड है कौन सी स्लाइड है आपको मालूम है, इसमें आपको मैं जीता ये नहीं जाऊंगा। देखिए पैर के तलवे पूरे सीधे हैं, पैर के पंजे पैर सीधे हैं और पैर हाथ और पैर समानांतर है। इसका पूरा भार पेल्विक रीजन पर आया है। पेल्विक रीजन में आने के बाद में खाली हम पैर के तलवे जो हमारे पास खींचेंगे तो भी प्रभाव आता है। अब ये पैर के तलवे ऊपर की ओर करेंगे तो भी बहुत ही अच्छी तरह प्रभाव आता है। यही क्रिया जब भी हम ये क्रिया करते हैं तो ये जो तलवे है ये तलवे प्रभाव में आते हैं। आगे के पीछे आगे के और या पीछे के तलवे, यहाँ खास करके यहाँ ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह खींचा आता है। सेम थिंग शवासन में यदि हम लेटते हैं दोनों हाथ की हथेलियां हम पृथ्वी पर रखते हैं और बाद में शरीर को शिथिल कर देते हैं। यहाँ शिथिल करने ये शारीरिक स्थिति हुई, शारीरिक स्थिति में हम शिथिल गए। मगर कभी कभी हम शारीरिक स्थिति शिथिल करते हैं, साथ साथ हमारे मन को भी श्वास के साथ जोड़ देते हैं। श्वास आता है और जाता है, मन को भी जितने श्वास को जोड़ेंगे, जितने मेरे श्वास अच्छी तरह कंट्रोल में आएंगे, मेरा मन भी उतनी तरह अच्छी तरह कंट्रोल में आने लगता है। हम इसमें बिल्कुल हिलचाल नहीं कर रहे। हिलचाल ना करते हुए भी हमें अंदर के जो कुछ हार्मोन्स है, यहाँ से जो निकलने वाले पिट्यूटरी ग्रंथि से जो कुछ हार्मोन्स निकलने वाले हैं, ये हार्मोन्स खास करके प्रभाव में आते हैं। ये प्रभाव में आने से हार्मोन का कुछ जो बैलेंस है वो बैलेंस धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। प्राणायाम, गहरा लंबा श्वास, इसमें भी खास करके गहरा लंबा श्वास कि जो हम बहुत ही मैकेनिकली करते हैं। योग में जब आप क्लास में जाते हैं और क्लास में यदि हम गहरा लंबा श्वास करते हैं, एक मैकेनिकली करते हैं। आप कौन सा भी आसन या कौन से भी क्रिया मैकेनिकली ना करते हुए यदि हम उसमें पूरा जान डालेंगे, आंखें बंद करते हुए उसमें करेंगे तो उसका प्रभाव हमें ज्यादा मिलेगा। जब भी इसके 3 भाग में गहरा लंबा श्वास हम बांट सकते हैं। एक तो पेट, मध्य और ठोड़ी। पेट, मध्य और ठोड़ी। पेट यानी पेट का निचला भाग भी इसमें निकल भी आ जाता है। जब भी मैं पूरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ देता हूँ तो पेट को अंदर की ओर लेता हूँ, पेट को अंदर की ओर लेता हूँ, साथ साथ मेरे पेट के अवयव को भी दबाता हूँ। थोड़ी देर बाहर रुकता हूँ, बुलबन लगाता हूँ। बुलबन लगाने से नीचे का भाग भी, नीचे की जो कुछ टेंडन्स है वो भी ऊपर की ओर आ जाते हैं, खींचे जाते हैं और एक आकार उसका थोड़ा दब जाता है। वहां बीच में क्या है, यूटेरस है, ओवरीज है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो कुछ है ये दब जाते हैं। और जब भी मैं पेट को ढीला करते हुए
आनंद पूर्वक श्वास को भरता हूँ तो पेट ढीला हो जाता है, वहां की ओवरीज जो दबती थी वो रिलैक्स हो गई, यूटेरस रिलैक्स हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स रिलैक्स हो गई, और बाद में ये रिलैक्स होने के बाद में मैं पूरा फेफड़े भरता हूँ। यहाँ फेफड़े का आज जिक्र नहीं करूंगा, खास करके रिटर्न के अवयवों को, खास करके इस पे जो कुछ एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज करूंगा। इसमें खास करके जब भी मैं रिटर्न की एक्सरसाइज करता हूँ तो मूलबंध ये जगाना जरूरी ही है। इसके लिए प्राणायाम मैंने बंध के हिसाब से, बंध के साथ में ही हम करते हैं, और जब भी हम बंद लगाते हैं मूलबंध, फिर भी इसमें मूलबंध भी लगा सकते हैं, और बाद में हमें स्वादिष्ठान चक्र भी प्रभाव में आता है, मूलाधार चक्र भी प्रभाव में आता है, और मणिपुर चक्र, ये 3 चक्र खास करके जब मैं प्रभाव में लाता हूँ तो वहां के सभी अवयव ये प्रभाव में आने लगते हैं। ये प्रभाव में आने से वहां की कुछ जो कुछ ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां रहेगी, हार्मोनल की ग्रंथियां रहेगी, और या कोई रहेगी, ये सभी प्रभाव में कि उसका स्राव नियंत्रित रहेगा, और मेरे सभी अवयव और कहाँ के वितम के यहाँ के अवयव ये खास करके में अग्निसार कपालभाति ये दोनों एक दूसरे के पूरक प्राणायाम है। अग्निसार में मैं क्या करता हूँ, पूरे तो श्वास भर लेता हूँ, दोनों हाथ घुटनों पर है, कमर गर्दन सीधी है, आप जितनी सीधी रखेंगे उतना मेरा श्वास बाहर ज्यादा अच्छी तरह रहेगा, इधर अच्छी तरह। अभी जब भी मैं इसलिए इसीलिए बोलते हैं कि कमर गर्दन सीधी रखो, मैं समझो कमर गर्दन ना सीधी रखते हुए थोड़ा सा ढीला कर दो, ऐसा ढीला कर दिया, ये ढीला कर दिया तो मेरा पेट दबेगा, छाती दबेगी, जितना श्वास अंदर की ओर कैपेसिटी से भरना चाहिए उतना हम भर नहीं सकते। इसके लिए कभी भी कमर गर्दन सीधी रखते हुए आप बैठेंगे तो आपके अवयव बराबर फुल कैपेसिटी से काम करेंगे। अभी अग्निसार में पूरे श्वास को मैंने बाहर की ओर निकाल दिया और बाहर की ओर रोका, बाहर की ओर रोकने के बाद में पेट के और पेड़ू के अवयवों को मैंने आगे पीछे करना प्रारंभ किया कुंभक लगाते हुए। ये कुंभक बाह्य कुंभक है। बाह्य कुंभक में रोकते हुए पेट के और पेड़ू के अवयवों को मैंने आगे पीछे, मैंने क्या किया, पेट के अवयवों के साथ साथ मेरे पेड़ू के अवयवों को, यूटेरस ओवरीज के अवयवों को दबाया छोड़ दिया, दबाया छोड़ दिया, दबाया। बहुत ही अच्छा, ये अच्छी क्रिया है हमेशा कराया। फिर जब भी श्वास घुटने लगे, घुटन होने लगे, तभी हमें बाह्य कुंभक छोड़ते हुए श्वास को आनंद पूर्वक पेट ढीला करना, पेड़ों के अवयवों को पूरा रिलैक्स की स्थिति में लेना। बाद में अगली क्रिया करनी है हमेशा से, अगली जो पिछले सेम थिंग कपालभाति में। कपालभाति में खास करके छह के अवयव प्रभाव में आते हैं, साथ साथ मेरा ब्रेन भी प्रभाव में आता है, साथ साथ मेरी पिट्यूटरी ग्रंथि भी प्रभाव में आती है। पिट्यूटरी ग्रंथि प्रभाव में आने से मेरे श्राव का नियंत्रण, हार्मोन्स का नियंत्रण बहुत ही अच्छी तरह होता है। और कपालभाति करने से मेरे पूरे शरीर में एक हार्मोन का समग्र प्रमाण में विचरण होने से मेरे हार्मोन्स बहुत ही अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो मेरा शरीर में एक स्फूर्ति लगती है। ये कपालभाति करने से भी जब मैं श्वास को फोर्स पूर्वक छोड़ता हूँ, ये जब भी मैं छोड़ता हूँ मेरा डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, साथ साथ मेरे पेट के अवयव को भी मैं दबाता हूँ और ढीला करता हूँ। ये करने से मेरे अंदर के जो कुछ अवयव हैं दबते भी है, ढीले भी करते हैं, दबते भी है, ढीला भी करते हैं। ये सब करने से हम कपालभाति और अग्निसार प्राणायाम करते हैं। उज्जायी प्राणायाम, ये भी एक प्राणायाम ऐसा है कि जिसमें
प्राणों पर जय करने देने वाला हमारा ये प्राणायाम। ये प्राणायाम करते समय हमें सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, यहाँ का अंदर की ओर खींचना है। इन्हें यहाँ जो कुछ बंद लगता है जालंधर बंद, ये जालंधर बंद हमें बराबर करता है। ये एक। दूसरा यहाँ का जो बंद है मूल बंद, और दूसरे 3 बंद है वहाँ, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। ये तीनों बंद यदि हम लगाते हैं, ये तीनों बंद हमारे पेट के अवयव पर बहुत ही अच्छी तरह प्रभाव करते हैं। उज्जैन या उज्जैन प्राणायाम में तो हमें यहाँ उद्यान बंद, जालंधर बंद लगा रहे हैं। जालंधर बंद यानी थोड़ा सा गले को थोड़ा सा पीछे। लोग क्या करते हैं, शायद साधक पूरा यहाँ तक करते हैं, थोड़ा सा श्वास में अवरोध आना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे बराबर अवरोध आ जाएगा। मेरे आवाज में भी फर्क आ रहा है, तो जब भी मैं सीधा करके करूंगा, मगर जब भी मैं थोड़ा सा पीछे की करूंगा तो आवाज में देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां के श्वास में अवरोध आने लगने की शुरू हो गई। ये अवरोध आना जरूरी है ऊंचाई प्राणायाम में, ना कि ये ऐसे करना। और बाद में हमें खराटे लेने, श्वास भरते हुए श्वास को अंदर की ओर लेना है, श्वास भरते हुए बाहर की ओर छोड़ना है। ये करते समय श्वास मेरा छाती तक ही आए और छाती के बाहर निकल जाए, छाती के नीचे ना जाए, वो खास करके आपको हमें देखना है। श्वास यहां तक गया, भरा तो पेट के अवयव दबे गए, साथ साथ पेड़ों के अवयव भी दब गए। और बाद में जब मैं जय प्राणायाम पूरा खत्म कर देता हूँ, पूरे पेट के अवयव ढीले हो जाते हैं, क्योंकि डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है, पेट के अवयव ढीले हो गए। पेट के अवयव ढीले होने की वजह से उसको रिलैक्सेशन भी मिलता है। और बाद में हम अभी जय प्राणायाम की अगला ये करते हैं। ये सभी प्राणायाम बहुत ही अच्छी तरह हमें सीखने हैं, करने हैं और लगन से करने हैं, तो उसका फायदा हमें जरूर मिलता है। यदि शवासन यदि हम करते हैं, ये शवासन करते समय, ये स्लाइड रहने देना है। शवासन करते समय पूरी रिलैक्सेशन में जाता हूँ, वहां का हर शरीर का ब्लड सप्लाई बहुत जहां तक पहुंचता नहीं था, वहां भी पहुंचना शुरू हो जाता है। जब भी मैं रिलैक्सेशन स्टेट में नहीं रहता, तो ये मसल्स फिर अकड़े भी रहते हैं। ये अकड़े रहने से अंदर की जो कुछ ब्लड वेसल्स है, ये जो कुछ ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स में अवरोध आता है। यहाँ तक ब्लड सप्लाई होना चाहिए उतना नहीं मिलता। मगर जब मैं ढीला कर देता हूँ, तो अंदर की जो ब्लड वेसल्स है वो एकदम ढीली हो जाती है, और जहाँ तक ब्लड सप्लाई बराबर हो जाता है। यही जो हम है, ये पेट के या पेड़ों के अवयव में भी यही लागू पड़ता है। और इसके लिए शवासन करना जरूरी है, क्योंकि शवासन में पेट के अवयव भी नहीं हिलते, नाभि के अवयव भी नहीं हिलते, पेड़ों के अवयव भी नहीं हिलते, तो भी हमें जो कुछ लाभ मिलते हैं, ये जो कुछ पीसीओडी में खास करके, क्योंकि इसके साथ साथ मेरा मन भी शांत होने लगता है, हार्मोन का बैलेंस भी बराबर होने लगता है। और यही क्रिया खास करके जब मैं ध्यान करता हूँ, ये ध्यान में भी यही क्रिया रिपीट होती है। कैसे? देखिए, तो मेरे शरीर को मैंने स्थिर कर दिया, पद्मासन में, सुखासन में मैं बैठ गया। पद्मासन सुखासन में बैठने के बाद में मेरे शरीर को स्थिर करने के बाद में मैंने ध्यान मुद्रा लगाया। ध्यान मुद्रा ये भी बहुत ही अच्छी तरह मुद्रा है, मन को शांत करने वाली मुद्रा है, सम करने वाली मुद्रा है। कि मेरे 5 अंदर के जो कुछ ये है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब समस्थिति में आते हैं। ये जब समस्थिति में आते हैं, तभी देखिए बिल्कुल विचार नहीं है, आंखें बंद है। आंखें बंद करने से मेरे 5 ज्ञानेंद्रियां क्लोज कर दिए हैं, मैं अंतर्मुखी हो रहा हूँ। तो इस अंतर्मुखी होने के बाद में धीरे धीरे श्वासों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। श्वासों पर जब भी हम ध्यान देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हम श्वास को इतना धीरे धीरे लेते हैं
कि ये श्वास मेरा अंदर जा रहा है, रुकावट नहीं है, श्वास का आवाज भी नहीं है, श्वास को बाहर छोड़ते समय भी आवाज बिल्कुल नहीं है। ये इतनी श्वास की गति रहनी चाहिए आपकी। दूसरे को तो सुनना तो नहीं आना चाहिए, मगर मुझे भी श्वास की गति को महसूस नहीं होना चाहिए। इतनी धीरे धीरे श्वास को जब आप लेंगे तभी आपका पूरा मन धीरे धीरे एकाग्रता होने लगेगी। क्योंकि श्वास जब भी धीरे धीरे एक लय में आ जाता है तो मेरा मन भी लय में, मन में जब भी मेरा लय में आता है तो मेरी पांचों ज्ञानेंद्रिया भी अंतर्मुखी होने लगती है। पांचों ज्ञानेंद्रिया अंतर्मुखी हुई तो मैं धीरे धीरे बाह्यमुखी से अंतर्मुखी जाने लगा, और बाद में बाहर क्या चल रहा है क्या है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, और अंदर की जो कुछ लहरें हैं ये लहरें शांत होने लगती है। इस स्थिति में अल्फा तरंगे पैदा होती है। अल्फा तरंगे क्या है? और जब भी ये पीसीओडी में खास करके हमें मेरा मकसद क्या चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या चाहिए कि पीसीओडी में मेरी अल्फा तरंगे मुझे ज्यादा से ज्यादा पैदा करती है। और अल्फा तरंगे पैदा करने के लिए, अल्फा तरंगे यानी आपको मालूम ही रहेगा कि जैसे हम हृदय का आलेख निकालते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको ईसीजी बोलते हैं, वैसे ही जब भी ब्रेन का कार्डियोग्राम, इसको मतलब है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यहाँ अलग अलग टाइप की बहस लगाते हैं, अल्फा बीटा थीटा गामा, ये टाइप के अलग अलग टाइप की वेव्स रहती है। और ये वेव्स जब भी मेरा मन शांत होता है, उद्विग्न नहीं रहता, श्वास भी एक लयबद्ध स्थिति में चला रहता है, तभी मेरी ये अल्फा तरंगे पैदा होती है। जब भी ये अल्फा तरंगे पैदा होती है तभी मेरा हार्मोन का बैलेंस धीरे धीरे, जो बैलेंस इनबैलेंस था वो धीरे धीरे बैलेंस होते हुए धीरे धीरे शांत में आ जाता है। और जब भी मेरे हार्मोन्स के बैलेंस बराबर ठीक होने लगते हैं तो मैं एक अंतर्मुखी स्थिति में आ जाता हूँ। बाहर क्या चला है, अंदर क्या चला गया है, ये कुछ भी मालूम नहीं रहता। मैं एक ट्रांस की स्थिति में आ जाता हूँ, एक अलग ही स्थिति में आ जाता हूँ। और ये स्थिति जब भी मैं आता हूँ तो पेड़ों के अवयव के साथ साथ सभी शरीर के अवयव इसमें खास करके प्रभाव में आता है। इसके लिए खास करके यंग लड़कियों को मैं बोलूंगा कि ध्यान आप जरूर करें, ध्यान के साथ शवासन जरूर करें, ये इसको भी जम सकता है। ध्यान और शवासन ये दोनों करने के बाद में आप भारतीय योग संस्थान के चलाए जाने वाले क्लास में जुड़ जाए, यहाँ के आसन सीख ले। ये आसन सीखने के बाद में प्राणायाम भी सीख ले। एक शिक्षक, निपुण शिक्षक के अंतर्गत ये जब भी हम आसन तो उसका फायदा आपको जल्दी मिलेगा। मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ मुझे मालूम ही नहीं हो रहा, तो आप बराबर सीख लेने के लिए आपको भारतीय संस्थान के चलाए जाने वाले इस क्लास में आप जाए, निपुण शिक्षक के अंदर आप सभी आसन सीख लें। आसन सीखने के बाद में उसमें आप निपुण हो जाइए। ये होने के बाद में आपको उसका फायदा जरूर मिलने वाला है। आप ये ग्रंथि करके मत आइए कि मुझे खाली मेरे शरीर का पीसीओडी ठीक करना है। एक आसन या एक आसन का सेट खाली पीसीओडी ठीक करता है, हमारा रेस्पिरेशन भी सुधारता है, मस्कुलर सिस्टम भी सुधारता है, हार्मोन सिस्टम भी सुधारता है। तो इसका मतलब है कि मेरा पूरा शरीर इसमें तंदुरुस्त रहने वाला है, पूरा शरीर तंदुरुस्त रहने वाला है। तो मैं खाली क्यों शरीर के कोई अंग पर, एक अंग पर ही ध्यान दूं, पूरे शरीर के सभी अंग पर ध्यान देने के लिए सभी आसन और प्राणायाम आपको सीख लेना है एक साइंटिफिकली। और ये जो यंग स्थिति है, ये यंग स्थिति में यंग स्थिति है, इस यंग स्थिति में हमें साइंटिफिकली सीखना है कि साइंटिफिकली मैं कैसे आसन करता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ या सीधा कर रहा हूँ, उसका फायदा कैसे मिलने वाला है। ये साइंस हम सीखते हैं तभी हमें ख्याल आता है। इसके लिए आप साइंस तो सीखेंगे मगर साथ साथ
मेरे अंदर की जो कुछ क्रिया है, ये क्रिया भी हमें धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाती है। हमें अंदर को बाहर की ओर जो कुछ शरीर ध्यान देने की क्रिया करते, वो धीरे धीरे ना करते हुए एक स्थिति में हम आ जाए। आपको आज का जो कुछ इसी ओवी पर जो कुछ पिक्चर था, बहुत ही अच्छी तरह डॉक्टर यानी आरती ने दिया। कुछ कारण की वजह से उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप उनको ये करके उनको खांसी बहुत है, बोलने में भी तकलीफ होती है, इसके लिए उन्होंने खास करके मुझे विनती की और ये मैंने लिया। लास्ट मोमेंट पर मैंने ले लिया है, मगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लास्ट मोमेंट पर लिया तो भी। मगर आपको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो कुछ आसन प्राणायाम करेंगे, खास करके मन शांत करने वाले आसन, मन शांत करने वाले प्राणायाम यदि आप करेंगे, अल्फा करेंगे, पैदा करेंगे, तभी ये जो कुछ ओव्यूलेशन स्थिति, वो ओव्यूलेशन की स्थिति बहुत ही अच्छी तरह होगी। सिस्ट पॉलीसिस्टिक डिसीज करके बोलते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये भी बोलते हैं, पीसीओएस या पीसीओडी, इसका मतलब एक ही है। पॉलीसिस्टिक, पॉली यानी अलग अलग, अलग अलग है, एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है, पॉली। पॉलीसिस्टिक, सिस्टिक क्या है, फुगे, बलून जैसा, गुब्बारे, ये गुब्बारे, ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहाँ रहती, ओवरीज में रहती है और इसको सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के उसकी कंप्लेंट्स रहती है और कंप्लेंट्स होने के बाद में इसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। इसके लिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये इसका नाम है। खास करके यंग लड़कियों में ये प्रॉब्लम अलग है। कभी कभी अल्परज के साथ साथ कमर में भी दर्द होने लगता है, इसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये बात अलग है, ये विषय भी अलग है, मगर ये विषय इसके साथ ही जुड़ा है, इसके लिए मैंने खास करके उसका जिक्र किया। आप सबको विनती है कि जो कुछ आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मन लगाते हुए करेंगे, आंखें बंद करते हुए करेंगे, पूरे पांचों क्रियाएंगे को क्लोज कर देंगे, और यदि आप करेंगे तो उसकी फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। आप सबको नमस्ते। धन्यवाद सर, आपने जो हर एक आसन के बारे में डिटेल्स में बताया उसके लिए धन्यवाद। और ये पॉली है ना, तो पॉली इसका मतलब ज्यादा, मल्टीपल। पॉली यानी पॉलीसिस्टिक यानी बहुत सारे सिस्ट रहते हैं ना, पॉली, तो मल्टीपल पॉली का अर्थ यहाँ ये है। बाकी तो आपने बहुत अच्छे से एक एक आसन का एक्सप्लेन कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। दादाजी, अभी आपको ये जो कुछ ये आज के यानी योग, हमें योग वार्ता करते हैं, आज की ये योग वार्ता 19वीं योग वार्ता थी। हाँ जी हाँ, अभी आप बोलिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक्चुअल में क्या, मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ, मेरे को कुछ भी आवाज नहीं आई। बाद में मैंने अभी लास्ट मोमेंट पे फिर एक बार ऑफ करके वापस चालू किया, तब वो आवाज, पता नहीं क्या कारण था। चलो वह रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे समापन की ओर जा रहे हैं। पद्मासन, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। एक लंबी श्वास लेकर ओम की दीर्घ ध्वनि, पश्चात शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेवा शान्तिः सामा शान्तिरिद्धि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ पल शांत अवस्था को ग्रहण करें। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कस उस ऊर्जा को अपने मुखमंडल, सिर तथा पूरे शरीर पर प्रवाहित करें।